हेलो गाइस, लनी भाई आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वॉल्व पढ़ रहे हैं। तो हमने अपनी बुक के 23 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज से हम 24th चैप्टर अपना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 24th चैप्टर इज़ अबाउट नेशनल एनवायरमेंट लेजिस्लेशन पार्ट 2। तो 23 में हमने पार्ट 1 देखा था, आधे जो हमारे नेशनल लेजिस्लेशन थे एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको देख लिया था। अब जो बचे कुछ हैं वो इस चैप्टर में आपको मिलेंगे, तो इनको हम देख लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है या नेक्स्ट जो हमारा लेजिस्लेशन वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। तो ये बनाया किस कंडीशन में था? इट वॉज इनैक्टेड इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ कमिटमेंट अंडर CBD कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में कुछ पॉइंट्स बोले गए होंगे कि हर कंट्री को ये नियम फॉलो करने हैं, है ना। तो जब हमने साइन किया था इसको CBD को, तो इसको हमको रेटिफाई भी करना था और रेटिफाई करने के लिए ही बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी उसी तरीके से आया है ना। तो इट रेगुलेट्स द एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज टू एंश्योर इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम देयर यूज़। तो अगर हमारे जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज है, जैसे ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, कोई पेड़ के बारे में, पत्ती के बारे में, है ना, हमारे यहाँ आयुर्वेद है, ये जो हमारे ट्रेडिशनल नॉलेज है बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के बारे में, प्लांट्स के बारे में या फिर एनिमल्स के बारे में, इसको अगर यूज़ करना है, इससे बेनिफिट कुछ मिल रहा है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं सबको मिल सकें इक्वली, जहाँ से वो नॉलेज आ रहा है वहाँ से भी और जहाँ जा रहा है वहाँ में भी। तो इसके एम्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, टू सेफ गार्ड इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाई फॉरेन एंटिटीज़ विदाउट शेयरिंग रिजल्टिंग बेनिफिट्स थस प्रिवेंटिंग बायोपायरेसी, है ना। तो बायोपायरेसी भी एक टर्म यहाँ से निकल के आता है। बायोपायरेसी का सिंपली मतलब क्या होता है? इट इज़ अनएथिकल अनऑथराइज्ड कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, ट्रेडिशनल नॉलेज, जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिजिनस या लोकल कम्युनिटीज़ विदाउट प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट या फिर फेयर कंपनसेशन। सपोज़ करिए कोई ट्राइब है कहीं की इंडिया की, वहाँ उसके पास कोई नॉलेज है किसी प्लांट का, है ना, वो प्लांट किसी तरीके से हेल्प करता है, सपोज़ करिए आपके चोट में हेल्प करता है या फिर आपके फीवर में हेल्प करता है। ये ट्राइब हमेशा से इसको यूज़ करती आ रही है इस प्लांट को। अब कोई कंपनी जाए और वो लर्न कर ले कि ये ट्राइब ये यूज़ करती है प्लांट, और जाके उसको पेटेंट करवाने लगे, है ना, अपने नाम करवाने लगे कि हमने ढूंढा है इसके बेनिफिट्स को, तो वो इस ट्राइब के साथ तो इनजस्टिस हुआ, राइट। फिर ये बेनिफिट जो कमाएगी उसके अराउंड। तो इसीलिए ये पूरी बनाई गई है कि अगर कोई कंपनी यूज़ करती है तो उसको पहले ट्राइब को बताना पड़ेगा, कोई प्रॉफिट होता है तो उसको फेयर कंपनसेशन इन ट्राइब को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से और भी हो सकते हैं। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हमें जो मिल रही हैं इन एरियाज से, या जो ट्रेडिशनल नॉलेज हम यहाँ से लेके आ रहे हैं, या जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं, तो इन सब में अगर कोई भी हम यूज़ करते हैं तो उसका अनएथिकल यूज़ या अनएथिकल कमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो जो हमारा बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, इसमें 3 टायर का सिस्टम बना है। जैसे हमारा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है नेशनल लेवल पे, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं। तो ये बनाई गई हैं टू रेगुलेट करने के लिए जो इंडिया का बायोडाइवर्सिटी है और एसोसिएटेड नॉलेज है ना, अलग अलग लेवल पे। तो यहाँ पे जो नेशनल लेवल पे हमारी अथॉरिटी होती है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट है, जैसे इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई में है। यूजुअली मुंबई में होता है या फिर दिल्ली में होता है, बट इट इज़ एक्सेप्शन काइंड ऑफ थिंग कि कोई नेशनल बॉडी है उसके हेडक्वार्टर चेन्नई में आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर जो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है, इसके पास सिविल कोर्ट की पावर है। सिविल कोर्ट की पावर मतलब क्या होता है कि ये जजमेंट्स दे सकती है ना, फैक्ट्स को देख के, और फिर इसके जो जो फाइंडिंग्स आएंगे या डिसीजंस आएंगे उसको आप चैलेंज कर सकते हो हाई कोर्ट या आगे सुप्रीम कोर्ट में। तो ये एक उसको उसी तरीके की अथॉरिटी है इसके पास। फिर ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है अपने आप में। ऑब्जेक्टिव लगभग वही है, टू रेगुलेट एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर रिसर्च एंड कमर्शियल यूटिलाइजेशन एंड अदर पर्पसेस। फिर फंक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी के। तो पहला हमारा फंक्शन है कि रेगुलेशन ऑफ एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो यहाँ पे अप्रूवल ऑफ NBA इज़ मस्ट टू कैरी आउट बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़। आपको पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ कोई भी करवा रहे हो आप, उससे रिलेटेड, है ना। फिर अगर कोई बेनिफिट हो रहा है आपको बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से या ट्रेडिशनल नॉलेज से, उसमें कितना आपको बेनिफिट को शेयर करना है या फिर कितना फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट कहलाएगा, वो डिसीजन कौन लेता है या वो मैकेनिज्म कौन प्रोवाइड करता है? NBA हमारी, है ना। तो इट प्रोवाइड्स एन मैकेनिज्म टू इंश्योर फ्री एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो इससे ये इंश्योर करते हैं। फिर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़ में भी नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का रोल है। जैसे जो इसके पास फ़ीस आता है, मॉनेटरी बेनिफिट, फ़ीस या रॉयल्टी के फॉर्म में, ये कहाँ इन लोग इकट्ठा कर देते हैं? नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में। और यहीं से ये पैसा यूज़ किया जाता है टू कंजर्व एंड डेवलप एरियाज़ वेयर द रिसोर्स हैज़ बीन एक्सेस्ड इन कंसल्टेशन विथ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कंसर्न। तो जहाँ से अगर आपने ट्रेडिशनल नॉलेज निकाला था या निकाल रहे हो, तो उसी उसी उन्हीं एरियाज़ में इसका पैसा यूज़ किया जाएगा, है ना।
फिर इसमें पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर का कॉन्सेप्ट है कि लोकल लेवल पे ये बनाए जाएंगे पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, जो डॉक्यूमेंट क्या करेंगे कि कौन उस एरिया में कौन कौन से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है और उससे एसोसिएटेड कौन कौन से नॉलेज है। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से मतलब क्या है, प्लांट है ना, प्लांट्स या फिर जड़ी बूटियों की बात हो रही है कि कौन कौन से टाइप की वैरायटीज़ हैं या और वहाँ की जो लोकल ट्राइब हैं उसको किस तरीके से यूज़ करती हैं, तो वो एसोसिएटेड ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया उसका। तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है, फंक्शन है, एनबीए का एक अंडर आता है। फिर बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स का कॉन्सेप्ट है। तो एनबीए के पास पावर है कि किसी भी बायोडाइवर्सिटी वाले इंपॉर्टेंट एरिया को वो ये टैग दे सकती है कि इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तो जब ऐसा टैग मिल जाता है तो एडेड लेवल ऑफ प्रोटेक्शन हो जाता है, राइट। उसमें मेजर्स फिर एनबीए सजेस्ट करती है कि कैसे इसको प्रोटेक्ट करना है। फिर एनबीए का एक एडवाइजरी रोल भी है टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज़। तो ये सारे अलग अलग इसके यूजेस हैं। आप यूपीएससी 2011-2012 का क्वेश्चन देख सकते हैं, हाउ डज नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द इंडियन एग्रीकल्चर। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या है, एनबीए चेक्स द बायो पायरेसी एंड प्रोटेक्ट्स द इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल जेनेटिक रिसोर्सेज। येस, हमने देखा था। एनबीए डायरेक्टली मॉनिटर्स एंड सुपरवाइजेज द साइंटिफिक रिसर्च ऑन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो ऐसा कुछ इससे रिलेटेड है नहीं, है ना। फिर है हमारा अप्लीकेशन फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रिलेटेड टू जेनेटिक बायोलॉजिकल रिसोर्सेज कैन नॉट बी मेड विदाउट द अप्रूवल ऑफ एनबीए। तो ये भी अपने आप में राइट है। हालांकि इसको अब चेंज किया गया है, परमिशन नहीं दी जाती, मतलब आप अप्लाई तो कर सकते हो लेकिन परमिशन तभी मिलेगी जब एनबीए अप्रूव करेगा। लेकिन जिस टाइम पे ये क्वेश्चन पूछा था उस समय एप्लीकेशन भी लगाने के लिए आपको ये चाहिए होता था। तो 1 and 3 ओनली इसका आंसर है। फिर यूपीएससी 2023 का क्वेश्चन है, इन इंडिया बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ आर की इन टू द रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नागोया प्रोटोकॉल। अब नागोया प्रोटोकॉल हमने पास्ट में भी कई बार देखा है, इट इज़ अबाउट जेनेटिक रिसोर्सेज, है ना। तो यहाँ पे भी वही बातें आती हैं कि इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग हो, जेनेटिक रिसोर्सेज से फेयर शेयरिंग हो, वही सारी बातें हैं। तो इससे टर्म रिलेटेड क्या है, जेनेटिक शेयरिंग इक्विटेबल हो, ऐसे करके आपको याद रखना है नागोया प्रोटोकॉल से। यहाँ पे फेयर एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग होता की बातें हैं। तो ये सारे टर्म्स आपको याद रखने हैं, हमने पास में पढ़े हैं। ये सारे प्रोटोकॉल्स इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से यूपीएससी से हर बार क्वेश्चन बनते हैं। यू हैव टू रिवाइज देम अगेन एंड अगेन ताकि आपको हमेशा ये याद रहे। फिर हमारा सेकंड पॉइंट क्या है, द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ हैव इंपॉर्टेंट फंक्शन इन डिटरमाइनिंग एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग इंक्लूडिंग द पावर टू लेवाई कलेक्शन फीस ऑन द एक्सेस ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज विद इन इट्स रिडक्शन। तो ये भी अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। तो इसका क्या आंसर है, 1 and 2 ओनली। फिर इसी एक्ट में, तो ये एक्ट आया था हमारे 2002 में, राइट। तो इसी एक्ट में आपको अमेंडमेंट आया है 2021 में, और ये सारे डिफरेंसेस आपको यहाँ को देखने को मिलेंगे, है ना, यहाँ पे नीचे। तो अमेंडमेंट क्यों लाई गई, क्योंकि 2002 बहुत पहले हो गया था। चेंजिंग टाइम्स के साथ वी वांटेड टू अमेंड इट एज वेल। जैसे हमको एनकरेज करना है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को, कल्टीवेशन ऑफ वाइल्ड मेडिसिन प्लांट्स को। तो पहले ये सारे प्रोविजंस नहीं थे लॉ में, तो लॉ के अंदर प्रोविजंस डालने के लिए ये सारे पॉइंट्स ऑफिशियली ऐड कर दिए गए हैं। फिर फास्ट ट्रैकिंग द प्रोसेस ऑफ रिसर्च, पेटेंट एप्लीकेशन, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च रिजल्ट। फिर डीक्रिमिनलाइजेज ऑफेंसेस, एनकरेज फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन सेक्टर। फिर टू इंक्लूड रेफरेंसेस टू द नागोया प्रोटोकॉल। तो ये सारे आपको यहाँ पे मेजर ऑब्जेक्टिव्स दिख जाएंगे इस अमेंडमेंट के। अब यहाँ पे चेंजेस देख सकते हो आप कि 2002 और 2021 वाले बिल में क्या डिफरेंस है। तो पहले वाला जो एक्ट था उसमें प्रायर अप्रूवल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के चाहिए होते थे फॉर एक्सेसिंग द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड नॉलेज। अगर आप सपोज करिए कोई रिसर्चर हो इंडिया के या फिर कोई डॉक्टर हो, आपको और पढ़ना है ट्रेडिशनल नॉलेज के बारे में, तो यू नीडेड अ प्रायर परमिशन या प्रायर अप्रूवल कि मैं एक्सेस कर सकता हूँ, है ना। अब ये परमिशन कहाँ से लेते थे, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, अलग अलग जगह से। लेकिन 2021 बिल में यही कुछ एग्जेम्पशंस डाल दिए गए हैं। यहाँ पे एंटिटीज़ और एक्टिविटीज़ का कॉन्सेप्ट ला दिया गया है कि किन एंटिटीज़ को अलाउड है, कौन सी एक्टिविटीज़ अलाउड है ना, किन को प्रायर अप्रूवल लेना ही लेना पड़ेगा, किन को नहीं लेना पड़ेगा या चल सकता है किन का। जैसे आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, आयुष डॉक्टर्स जो हमारे होते हैं, इनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, मतलब दे कैन ईजिली स्टडी या एक्सेस बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से जो भी रिलेटेड नॉलेज है इंडिया में, उसके बारे में ये पढ़ सकते हैं। फिर जो इस अमेंडमेंट में ये बात की गई थी कि जो ओनली फॉरेन कंट्रोल्ड कंपनीज़ हैं, इनको बस परमिशन लेने की ज़रूरत है टू यूज़ बायोडाइवर्सिटी रिसोर्सेज। ये सारी डोमेस्टिक कंपनी को एग्जेम्प्ट करते हैं। अब क्रिटिसिज्म भी हैं इसके अलग अलग, आप पढ़ सकते हो, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रिटिसिज्म जैसे टर्म्स
कई बार ऐसे टर्म्स लिख दिए जाते हैं ना, जैसे कोडिफाइड ट्रेडिशनल नॉलेज। अब इसके मायने क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, तो इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले जा सकते हैं। और जब ऐसी एम्बिग्यूटी होती है तो देयर इज चांस कि कोई इसको एक्सप्लॉइट कर सके, है ना। कोई बोले मेरे लिए तो इसका मतलब ये था, तो इसीलिए हमने ये डिसीजन ले लिया, हमने ये काम कर दिया, है ना। तो ये लूप होल टाइप का हो जाता है। देन एग्जेम्पशन ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज़ है कि अगर कोई फॉरेन शेयर होल्डिंग वाली डोमेस्टिक कंपनीज़ है तो वो भी मिसयूज़ कर सकती है इसको। तो ये भी दो इसके क्रिटिसिज्म है। फिर आईपीआर के केस में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के केस में, जो अप्रूवल था, पहले आपको अप्लाई करने से पहले ही एनबीए का अप्रूवल चाहिए होता था, लेकिन अब वाले एक्ट में क्या है कि आप अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन जब आईपीआर मिलने से पहले एनबीए का अप्रूवल चाहिए होगा, है ना। इसके बाद यहाँ पे बेनिफिट शेयरिंग के बारे में दिया हुआ है, तो इसको भी आप एक रीडिंग कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट अब नहीं है ये डिस्टिंक्शंस, क्योंकि जिस साल ये आए होंगे ना करंट अफेयर्स में, उस साल ऐसे डिफरेंसेस पूछने की कोशिश करते हैं यूपीएससी में कि पहले क्या था, अब क्या हो गया है। तो इस बार जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो लॉज आएंगे आपके, है ना, उनको आप इस तरीके से पढ़िएगा, है ना। जब भी आपको पीटी 365 आपकी मिलेगी, या फिर आप अगर मंथली मैगजीन पढ़ रहे हैं, तो उनमें जो इन्वायरमेंट सेक्शन में लॉज आ रहे हैं उनको इस तरीके से पढ़ना है, इस डिटेल में पढ़ना है। अदरवाइज़ ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। इन सब का 2021 वाला पार्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि अब क्या चेंज हो गया है, राइट। जैसे ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये ना भी पढ़ें तो चलता है, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा। हालांकि रीडिंग के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट रीडिंग में इट इज़ गुड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। दैन जो हमारा नेक्स्ट कानून है वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010। तो इस एक्ट से हमारी एनजीटी बनी थी। एनजीटी हमेशा न्यूज़ में भी रहती है, आपने कई बार न्यूज़ में सुना होगा। जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, एनजीटी के बहुत सारे आते रहते हैं वेरी फ्रिक्वेंटली। तो 2010 में ये बॉडी बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? ताकि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस पेंडिंग है उसका तेज़ी से डिस्पोजल किया जा सके, है ना, उसके ऊपर डिसीजन जल्दी से लिया जा सके, इसीलिए सेपरेट कोर्ट ही बना दी वहाँ पे। तो इट वॉज इनेक्टेड अंडर द आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 किसके बारे में है? राइट टू लाइफ। और राइट टू लाइफ के बहुत सारे सब क्लॉसेस हैं या सब पार्ट्स हैं, जिसमें राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट भी आता है ना। तो इसमें फास्ट डिस्पोजल की बात तो की गई, लेकिन कितना फास्ट? तो इसमें 6 मंथ्स का टाइम है ना, कि इट मस्ट डिस्पोज ऑफ केसेस विद इन 6 मंथ्स ऑफ अपील। तो अपने आप में बहुत अच्छा है ये। क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारे जो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम है आज इंडिया में, इतने ज़्यादा डिलेड चलते हैं, इतने लाखों 20-20 साल तक केस पेंडिंग चल रहे हैं, कोई उसमें डिसीजंस नहीं आ रहे होते हैं, जो वकील हैं वो डेट बढ़वाते जाते हैं। तो मतलब जो हमारा ट्रेडिशनल जुडिशियल सिस्टम है इट इज़ वेरी स्लो। तो उसके कंपैरिजन में अगर ऐसा कोई बॉडी बना दी जाती है जिसके पास अथॉरिटी है कि इट हैज़ टू डिस्पोज ऑफ केसेस विद इन द 6 मंथ, तो ये अपने आप में अच्छा है। इट फील्स कि हमें फ्यूचर में चल के वी कैन मेक डिफरेंट बॉडीज़ रिगार्डिंग दिस एज वेल। फिर एनजीटी की जो मेन जो बेंच बैठती है वो कहाँ बैठती है? न्यू दिल्ली में बैठती है। उसके अलावा रीजनल बेंचेस भी हैं, जैसे पुणे में है, भोपाल में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि एक बार अगर याद रख सकते हैं तो इट इज़ वेरी गुड। फिर मेंबर्स ऑफ एनजीटी कितने हैं, सैंक्शन स्ट्रेंथ कितनी है? तो इसमें 10 एक्सपर्ट और 10 जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, राइट। हालांकि कैपेसिटी कितनी है कि 20-20 अलाउड है कानून के तहत, कि 20 एक्सपर्ट हो सकते हैं, 20 जुडिशियल मेंबर्स हो सकते हैं। लेकिन अभी के तौर पे अभी जो गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है वो 10-10 का कर रखा है रेशियो। तो इसमें होता क्या है, जब भी कोई केस लगता है तो इसमें एक एक्सपर्ट जाएगा, एक्सपर्ट और एक जुडिशियल मेंबर। तो एक्सपर्ट कौन होता है? इट इज़ कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का ऑफिसर ही होगा ऑब्वियसली, और जुडिशियल सर्विस में ऑब्वियसली जजेस कोई आएंगे, है ना, जुडिशरी से। तो ये दोनों बैठते हैं, फिर यही डिसीजंस लेते हैं। एक्सपर्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट नॉलेज भी देगा, जज को हेल्प करेगा डिसीजन प्रॉपर लेने में। हालांकि दोनों मिलके ही डिसीजन लेते हैं। और एनजीटी का चेयरमैन कौन होगा? इट मस्ट बी सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और ए सुप्रीम कोर्ट जज। तो ये इसका चेयरमैन होगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। चेयरमैन ऑल्सो सर्व्स एज जुडिशियल मेंबर्स। तो ये भी आप देख सकते हैं, मतलब चेयरमैन के अलावा कोई 9 और जुडिशियल मेंबर होंगे, है ना, और 10 अलग से कोई फॉरेस्ट सर्विस के ऑफिसर होंगे। यूजुअली यही होते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट इन्हीं को माना जाता है फॉरेस्ट के केसेस में, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। फिर ट्राइब्यूनल के पास ओरिजिनल जुरिडिक्शन है ऑन द मैटर्स ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये टर्म डिफाइन नहीं किया गया है कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू इन्वायरमेंट है क्या, है ना। अब इसको तो कोई भी इंटरप्रेट कर सकता है। कोई एक जज आके बोले मेरे लिए ये इसके मायने ये हैं, दूसरा जज आके बोल सकता है मेरे लिए इसके मायने ये हैं। तो यहाँ से एम्बिग्यूटी आती है और इट बिकम्स वियर्ड आफ्टर सम पॉइंट। फिर पावर्स क्या क्या हैं? ट्राइब्यूनल्स के जो ऑर्डर्स होते हैं ये बाइंडिंग होता है नेचर, और इसके पास ये भी पावर है कि इट कैन ग्रांट रिलीफ इन फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड
डैमेजेस टू द अफेक्टेड पर्सन। मान लीजिए कोई इन्वायरमेंट का केस चला जिसके कारण आपकी लाइफ में फ़र्क पड़ा या आपकी हेल्थ ख़राब हुई या आपको पर्सनल लाइफ का लॉस हुआ, तो उस केस में रिलीफ का भी प्रोविज़न यहाँ पे है कि एनजीटी ऑर्डर दे सकती है गवर्नमेंट को कि आपको कंपनसेशन दे। फिर इट कैन हियर ऑल सिविल केसेस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इशूज़ एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ एनजीटी एक्ट। तो कौन कौन से लॉज हैं यहाँ तक देख सकते हैं आप, बायोडाइवर्सिटी, पब्लिक लाइबिलिटी, इन्वायरमेंट, एयर पॉल्यूशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाटर पॉल्यूशन सेस एक्ट, है ना। बाकी किस किस में नहीं है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं सुन सकता ये एनजीटी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के केसेस नहीं सुन सकता, और वेरियस लॉज एनेक्टेड बाय स्टेट रिलेटिंग टू फॉरेस्ट और इसमें। तो ये 3 नहीं है, आपको ये 3 ज़्यादा ध्यान में रखने हैं। क्यों? क्योंकि इनकी लिस्ट छोटी है, आपके दिमाग में रहेगी कि इन तीनों में इसके पास पावर नहीं है। फिर जो हमारी एनजीटी है वो चलती है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में। इट इज़ नॉट बाउंड बाई सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। फर्दर इट इज़ नॉट बाउंड बाई द रूल्स ऑफ एविडेंस ऑफ इन द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। मतलब ये दोनों फॉर्मल जो प्रोसीजर होते हैं जो कोर्ट्स में लगते हैं, तो वो सारे ये मानने के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एनजीटी चाहे तो इग्नोर भी कर सकती है कि नॉर्मली कुछ एविडेंस माना जाता है कोर्ट में, लेकिन हो सकता है कि एनजीटी उसके अलावा भी कुछ एविडेंस मान ले, है ना, अपने मन से डिसीजन पे आने के लिए। ऐसा क्यों किया जाता है? मेनली टू इंक्रीज़ द स्पीड ऑफ इट, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ये फॉर्मल होता है वैसे स्लो हो जाती है हमारी स्पीड, तो इसीलिए। फिर अंडर रूल 22 ऑफ एनजीटी रूल्स द ट्राइब्यूनल हैज़ पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन इफ दिस फेल्स एन एनजीटी ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 डेज। तो 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट में भी एनजीटी का ऑर्डर चैलेंज किया जा सकता है। अदरवाइज इट ऑल्सो हैज़ इट्स पावर टू रिव्यू इट्स डिसीजंस। फिर सक्सेस ऑफ एनजीटी देख सकते हैं, हालांकि ये न्यूज़ में भी बहुत आता रहता है, तो मतलब वेरी फ्रिक्वेंटली एनजीटी डिसीजंस लेता रहता है और अच्छे डिसीजंस लेता है विथ रिगार्ड टू पॉल्यूशन या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड। और दिल्ली में क्योंकि पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लास्ट में एनजीटी ने क्रैकर्स बैन किया था, ग्रीन क्रैकर्स का कॉन्सेप्ट एनजीटी ने ही बोला था। तो बहुत सारे अच्छे डिसीजंस यहाँ से निकल के आते रहते हैं। फिर चैलेंजेस कौन कौन से हैं एनजीटी के? इशू ऑफ ट्राइब्यूनलाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट अपॉइंट करती है मेंबर्स को, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के भी केसेस आ सकते हैं, है ना, कि कोई नेता की मान लो कोई नेता स्टोन माइन है ना, बड़ा अगर कोई पॉलिटिशियन है वही अपॉइंट कर रहा है मेंबर्स को, है ना, तो उस केस में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना मेंबर्स के माइंड में कि हम कोई नेताजी ने अपॉइंट किया है, तो इनकी स्टोन अगर माइन है जो रूल ब्रेक कर रही है उसको हम कैसे बंद करवाएं। तो ऐसा सिनेरियो आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि इट इज़ हैपनिंग, बट येस इट इज़ अ पॉसिबिलिटी। फिर गवर्नमेंट कोशिश भी करती है टू अटेम्प्ट टू डाइल्यूट अपॉइंटमेंट क्राइटेरिया ऑफ एनजीटी। ये सब होता ही रहता है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, यूपीएससी 2011 एंड 10 का है। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा होगा उस साल, है ना, क्योंकि 2010 में ये एनजीटी हमारा आ रहा है एक्ट, उस साल ये न्यूज़ में रहा होगा और ये पूरा उससे क्वेश्चन आ गया। तो इसीलिए जब देखेंगे, जब करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें बहुत ही डिटेल में ऐसे आ जाता है, इतना अंदर। लेकिन इन जनरल जब क्वेश्चंस बनते हैं, जब जैसे पुरानी किसी चीज़ का, तो उसमें बहुत ही यूजुअली कॉमन टर्म्स ही पूछता है यूपीएससी, कॉमन थिंग्स या कॉमन नॉलेज, बहुत डिटेल में नहीं जाता। तो इस बारे में आपको, है ना, ध्यान रखना है कि बहुत परेशान नहीं होना है कोई ऐसा क्वेश्चन देख के कि यार इतना डिटेल में क्यों आ रहा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि बहुत बारे ये क्वेश्चन करंट अफेयर के होते हैं जो आपको बुक्स में देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है? द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट वाज एनेक्टेड इन कॉन्सोनेंस विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पहला है राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो ये तो हमने अभी देखा था। विद प्रोविजंस ऑफ ग्रांट फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन शेड्यूल्ड एरिया फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब से कोई लेना देना इसका है नहीं है एनजीटी एक्ट का, तो इट इज़ ओनली वन ओनली। फिर देख सकते हैं 2018 का क्वेश्चन है, हाउ इज़ द एनजीटी डिफरेंट फ्रॉम सीपीसीबी। तो एनजीटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड बाय एक्ट वेयर एज सीपीसीबी हैज़ बीन क्रिएटेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नहीं, हमने ये देखा था जो वाटर हमारा प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट था 1974 वाला, उसमें आया था ये प्रोविज़न की जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उससे बने गए, है ना। हमने लास्ट के लेक्चर्स में ही इसको देखा था, तो ये तो अपने आप में गलत है। फिर दूसरा है एनजीटी प्रोवाइड्स इन्वायरमेंटल जस्टिस, हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ लिटिगेशन इन हायर कोर्ट, whereas CPCB promotes cleanliness in stream wells and improve air quality of the country। तो ये अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है, तो इसका क्या होगा? टू ओनली। फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक इशू हमेशा चलता रहता है, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन। कितनी डेवलपमेंट करें, कितना कंजर्वेशन करें, क्योंकि एक डेवलपिंग कंट्री है, तो जहाँ भी आप डेवलप करने जाओगे एट द एंड ऑफ इट कहीं ना कहीं पेड़ को तोड़ना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं जंगल्स को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो ये डिबेट हमेशा चलती ही रहेगी इन द न्यूज़ जब तक हमारी कंट्री एक डेवलपिंग कंट्री है।
और उसका रीज़न भी यही होता है क्योंकि जब आप डेवलपिंग कंट्री होते हो तो कॉस्ट इतना ज़्यादा खर्चे होते हैं आपकी कंट्री में कि लाइक हम लोग बहुत हैवी प्रोजेक्ट्स नहीं उठा सकते। हैवी प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, जैसे आप सपोज़ करिए नेशनल पार्क है कोई बहुत बड़ा, तो आइडियली क्या होता है कि अगर वहाँ से रोड को निकलनी है तो वो एक फ्लाईओवर के फॉर्म में निकले कि ऊपर ही ऊपर पूरी निकल जाए, नीचे इनका जो कॉरिडोर है एनिमल्स का वो बना रहे। लेकिन ये जब आप इस तरीके से करने जाओगे तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट को 4 5 6 10 गुना बढ़ा देगा जो नॉर्मल रोड के कंपैरिजन में। तो ये डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। तो क्योंकि जब हम डेवलपिंग वर्ल्ड या डेवलपिंग स्टेज में हैं अपने इंडिया के, तो हमारे पास इसलिए ये चैलेंजेस हो जाते हैं कि बहुत बार वी हैड टू ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट को थोड़ी लॉस होता ही होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हाई फाइनेंशियल कॉस्ट, अवेब ऑफ रेगुलेशन, ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, इसके तीनों स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू है। तो इसका यहाँ पे फॉल्स पूछा था तो ये तीनों ट्रू हैं, तो ये नन होगा यहाँ पे। अब इसको आपको याद रख लेना है, ये फैक्चुअल है। यूपीएससी में अगर नहीं भी आएगा तो हो सकता है कोई और एग्जामिनेशन में अगर आप बैठो तो उसके चांसेस हैं। लाइक नेशनल 44 पासेस थ्रू पेंच टाइगर रिजर्व, या कन्याकुमारी नेशनल हाईवे पासेस थ्रू पेंच टाइगर रिजर्व, तो ये सारे आपको पढ़ लेने हैं। तो जो हमारे अब नेक्स्ट सेट ऑफ रूल्स हैं उसको हम बोलते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन रूल्स। तो कोस्टल रेगुलेशन जोन क्या होता है, सीआरजी जोन हम जिसको बोलते हैं इन कॉमन वर्ड। तो जो ऐसे सारे कोस्टल एरियाज जो इन्फ्लुएंस्ड हैं टाइडल एक्शन से, मतलब जहाँ पे आपको सीज, बेज, एस्चुअरी, क्रीक, रिवर्स, बैक वाटर्स देखने को मिलते हैं, दीज वर डिक्लेयर्ड कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो इसमें 1991 में सीआरजी रूल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने लाए थे, है ना। तो उन्होंने क्या डिफाइन किया गया था, तो उन्होंने क्या डिफाइन किया था सीआरजी को कि अगर समुद्र है, सपोज करिए ये, अगर यहाँ पे हमारा लैंड है और यहाँ पे समुद्र है, सपोज़ करिए हाई टाइड के समय यहाँ तक पानी चढ़ता है बीच में, तो यहाँ से लेके 500 मीटर अंदर तक ये जो एरिया होगा ये सीआरजी का होगा एरिया। तो जब 1991 के जो रूल्स आए थे उसमें जो मिनिस्ट्री थी उसने इसको ऐसे डिफ़ाइन किया था। फिर इसी के साथ नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी टू एनफोर्स एंड मॉनिटर सीआरजी रूल्स। अब इसके पास पावर्स कहाँ से आती थी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। अब इनमें रूल्स में होता क्या है, वही वाली सारी बातें होती हैं कि किस तरीके से इन्वायरमेंट हमारा डिस्टर्ब ना हो। अब इन्वायरमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा तो अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं कि क्या क्या किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता इन एरिया में। तो टफ हो जाती है कंडीशंस फॉर डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग एल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर इन्हीं रूल्स को थोड़ी लीनियंट किया गया 2011 में। क्यों? क्योंकि जो 1991 के सीआरजी रूल थे ये टू रिस्ट्रिक्टिव लग रहे थे बाई स्टेट्स जो हमारे थे उनको, क्योंकि जो अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट थे बना रहे थे ये लोग, उनमें दिक्कत आने लगी इसके बाद, जैसे नवी मुंबई हो गया या फिर और भी जगह हो गया। तो जब नए रूल्स आए तो उसमें एक्सेप्शंस प्रोवाइड कर दी गई थी, जैसे नवी मुंबई एयरपोर्ट को एक्सेप्शन मिल गई थी। फिर जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उसके कोस्ट के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको एक्सेप्शंस दी गई थी। तो 2011 के एक्ट में जो क्लासिफिकेशन दी हुई है कि CRG 1 क्या है, CRG 2 क्या है, CRG 3, अब ये CRG इससे लेवल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे CRG ऐसे घटता जाता है लेवल ऑफ प्रोटेक्शन भी उनमें घटता जाता है। तो CRG देख सकते हैं आप, CRG 1 में क्या होता है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़ आते हैं सारे, जैसे नेशनल पार्क हो गया, मरीन पार्क, सेंचुरीज, रिजर्व फॉरेस्ट, वाइल्ड हैबिटेट, मैंग्रोव, कोरल रीफ, ब्रीडिंग ग्राउंड्स ऑफ मरीन लाइफ, एरियाज ऑफ नेचुरल ब्यूटी, हिस्टोरिकली एंड हेरिटेज साइट्स, रीजन रिच इन जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, एरिया वल्नरेबल टू सी लेवल राइज। तो ये सारे जो हैं ये CRG 1 के पार्ट हैं। फिर एरिया बिटवीन हाई टाइड लाइन, लो टाइड लाइन, ये भी आता है इसका। अब यहाँ पे रूल क्या लगता है, नो न्यू कंस्ट्रक्शन इज़ परमिटेड विद इन 500 मीटर ऑफ हाई टाइड लाइन। तो अगर CRG 1 है उसके 500 मीटर तक कोई कंस्ट्रक्शन नया अलाउड नहीं है। फिर यहाँ पे एक्सेम्पशंस दिए गए हैं अलग अलग चीज़ों को, तो ये आप पढ़ सकते हैं एक बार। CRG 2 में देख सकते हैं, दीज आर द एरियाज दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डेवलप्ड अप टू एंड क्लोज टू द शोर लाइन। डेवलप्ड एरिया क्या होता है इसमें, म्यूनिसिपल एंड लीगली डेजिग्नेटेड अर्बन एरिया विद सब्सटेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग ड्रेनेज, रोड, वाटर सप्लाई एंड सीवेज मेन्स। इसमें परमिटेड एक्टिविटीज़ का क्या है ये सारी आप देख सकते हैं, है ना। एक बार रीडिंग इनको लगा लीजिएगा। फिर CRG 3 क्या होता है, ऐसे एरिया जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड हैं अभी तक और CRG 1 या 2 का पार्ट नहीं है, इंक्लूडिंग रूरल कोस्टल जोन्स, तो ये किसमें CRG 3 में आते हैं। और ऐसे सारे अर्बन एरिया भी जो सब्सटेंशियली बिल्टअप नहीं है, मतलब कम अब वहाँ पे बिल्डिंग्स अभी बनी है। इन एरियाज़ में जो 200 मीटर तक का एरिया है हाई टाइड लाइन का और 100 मीटर एरिया किसका, टाइडल इन्फ्लुएंस वाटर बॉडीज़ का, यहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन लगा होता है, मतलब यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। फिर ये फॉलोइंग जो एक्टिविटीज़ हैं इसको परमिट भी किया जा सकता है नो डेवलपमेंट जोन्स को, केस बाय केस अलग अलग।
फिर आप देख सकते हो एरिया बिटवीन 200 मीटर 500 मीटर, यहाँ पे भी अलग अलग लिखा हुआ है क्या क्या अलाउ किया जा सकता है, क्या क्या नहीं अलाउ किया जा सकता है। तो एक बार इसको आप रीड कर लीजिए और आगे बढ़ जाइए, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर CRZ 4 में क्या क्या आता है, वाटर एरिया फ्रॉम लो टाइड लाइन टू 12 नॉटिकल माइल्स ऑन द सीवर्ड साइड। तो अब हम समुद्र की साइड इसमें CRZ 4 में देख रहे हैं ना। इसमें परमिटेड एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ट्रेडिशनल फिशिंग, एलाइड एक्टिविटीज़, रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या होते हैं, नो अनट्रीटेड सीवेज, एफ्लुएंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब अब ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो CRZ के अंदर प्रोहिबिटेड होती हैं इन जनरल, क्योंकि हमने एग्जाम्पशन तो देखे यूजुअली अभी तक और कुछ कुछ एक्टिविटीज़ भी देखी जो अलाउड थी, वैसे इन जनरल ये सारी चीज़ें आपकी प्रोहिबिटेड होती हैं, लाइक सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्री, एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री ऑपरेशन या प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग एंड हैंडलिंग ऑफ ऑयल स्टोरेज डिस्पोजल ऑफ हजार्डस सब्सटेंसेस, सेटिंग अप ऑफ न्यू फिश प्रोसेसिंग यूनिट। ये देख सकते हैं पूरा ऐसी सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब कर सकती हैं वो सारी अलाउड यहाँ पे नहीं है। फिर इसके बाद क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया का कॉन्सेप्ट है कि जैसे सुंदरबन रीजन है वेस्ट बंगाल का और ये सारे जो रीजन्स हैं हमारे अलग अलग एरिया में, इन सब को ट्रीट किस तरीके से किया जाएगा, क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया के तौर पे, है ना। तो दीज शैल बी मैनेज विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटीज़ इंक्लूडिंग फिशर फोल्स हु डिपेंड ऑन कोस्टल रिसोर्सेज फॉर देयर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। तो मतलब अगर इन एरियाज़ को आपको मैनेज करना है तो यू हैव टू इन्वॉल्व द पीपल एज वेल, जो कम्युनिटी वहाँ पे रहती है जिनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट है, ताकि उनके ऊपर कोई गलत इम्पैक्ट या नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े कि आप सारे इन्वायरमेंटल लॉज ही लगाने लगे बिना पूछे इनसे, उनकी लाइवलीहुड ख़त्म हो जाए उससे, है ना। तो ये सारे यहाँ पे क्रिटिकल वल्नरेबल कोस्टल एरिया का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर में यही तक था। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।